because this will lead to the formation of zygote and then after a baby. So इस तरह हम कह सकते हैं सेल्स के अलग अलग फंक्शन है, उनकी अलग अलग लोकेशन होती है, उनकी अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर भी होती है। जब हम आगे जाएंगे, जिस तरह स्पर्म सेल बहुत छोटे होते हैं, उनमें टेल होता है मूव करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस कवर कर पाने के लिए। सो साइज जो होती है सेल्स की वो वेरी करते हैं। कभी कभार सेल्स बिल्कुल छोटे होते हैं, उनकी लंबाई सिर्फ 0.1 to 0.5 ही होती है, उसकी लंबाई माइक्रॉन्स होते हैं। कुछ इतने लंबे होते हैं जो 1 मीटर जैसा लंबा होता है तक होते हैं। सबसे बड़ा अगर हम देखें, सबसे बड़ी सेल अगर हम देखेंगे, वो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसी में सबसे बड़ी सेल देखने को मिल पाती है, जो आप थ्रू नेकेड आई भी देख सकते हो। नाउ वी गो टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ सेल्स। अब हम आगे जाएंगे और एक मुद्दे की तरफ, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। यहां तक हमने इंट्रोडक्शन थोड़ी सी दी, अब हम टाइप्स ऑफ सेल्स की जानिब जाएंगे। ओके, तो हम यहां पर अब टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे। स्ट्रक्चर यहां पर मैंने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम दो कैटेगरी, टाइप्स ऑफ सेल्स के दो कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज हमने बनाए यहां पर। नंबर 1, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स। पहला डिपेंड करता है कि किसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स है। सेल कैन बी ऑफ 2 टाइप और ऑर्गेनिजम्स। सेल के 2 टाइप्स है या ऑर्गेनिज्म के 2 ऑर्गेनिजम्स एंड 2 सेल्स। जो सेल्स है 2, एक हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, एक हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात हम करेंगे। 1 इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेल हम इसको कहते हैं, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ये किसका बना हुआ होता है? सिंगल सेल का, यूनिसेल्यूलर। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बर्थ और डेथ एक ही सेल से होती है। फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, अमीबा की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा की हम बात कर रहे हैं। अब दूसरी जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात होगी। नंबर 2, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है ये बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, मनी सेल्स के बने हुए होते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के होते हैं। जैसे कि हम फंजे की अगर बात करेंगे, ह्यूमन्स की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे। चाहे फंजे हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। ओके, तो यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल के होते हैं। हमने कहा कि बैक्टीरिया, अमीबा जैसे हैं। मल्टीसेल्यूलर बहुत सेल्स इनमें होते हैं, जैसे फंजे है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन्स, हम ह्यूमन्स है। अब डिपेंड करता है, हमने पहले कहा कि फर्स्ट जो था डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स जो पहला हमारा कैटेगरी था, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स, तो वो क्या था? यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। इसके बाद वन मोर, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। सेकंड वन इज डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और कुछ सेल्स में न्यूक्लियस होता है। डिपेंडिंग अपॉन सेल स्ट्रक्चर
को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सेल डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक और नंबर 2 यूकैरियोटिक। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे बेटा, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। प्रो मीन्स ओल्ड, यहां पर जो ये प्रो है इट मीन्स ओल्ड, एंड जो कैरियोट है, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ओके, दैट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो ये प्रोकैरियोटिक है इनमें प्रॉपरली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। जो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें प्रॉपरली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, और हम ये भी कहते हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दूसरी कैटेगरी है यूकैरियोटिक, जो नंबर 2 हम कहेंगे। आप ई लगाते हो, ई हम साइलेंट रखते हैं, फिर अब यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए, यू मीन्स ट्रू, तो कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यहां पर भी ट्रू न्यूक्लियस जिनमें होता है। तो ये वो सेल्स है जिनमें न्यूक्लियस प्रॉपरली प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ और भी डिफरेंसेस होते, बहुत सारे इसके और भी डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स इनके पास न्यूक्लियस होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हम कोई डिफरेंस की बात करेंगे। इसी तरह जो यूकैरियोटिक सेल्स है इनमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, इनमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इनमें सेल ऑर्गेनेल्स होते नहीं और इनमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल जो है ये यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये सिर्फ यूनिसेल्यूलर ही होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये है 3 मैंने डिफरेंसेस इसमें आपको बताए। फॉर एग्जांपल अगर हम अमूबा की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में अमूबा सिंगल सेल का है, यूनिसेल्यूलर है। प्लांट्स भी इसमें आते हैं, अमूबा भी आता है और एनिमल्स भी आते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके पास क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर होते। हम थोड़ा सा डिटेल देंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की जानिब जाएंगे। कंपोजिशन के हवाले से हम देखेंगे इनकी कंपोजिशन क्या होती है। जब हम कंपोजिशन की जानिब जाएंगे तो अगर हम देखेंगे ये एक सेल है, क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक एक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है ये। यहां पर इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ये सेल किस किस चीज से बनी हुई है? तो सबसे पहले इसके पास मूवमेंट करने के लिए फिलामेंट है। यहां पर देखिए मूवमेंट करने के लिए फिलामेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लैजेला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्लैजेला। तो ये फ्लैजेला क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक सेल को मूव कराते हैं, ये फ्लैजेला।
इसके बाद छोटे छोटे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल पाएंगे। यहां पर इसके इर्द गिर्द जो ये है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल पाएंगे। इसके बाद इसको पिली कहते हैं बेटा, जैसे मैंने यहां पर लिख कर रखा, इसको पिली कहते हैं। ये मदद करते हैं अटैचमेंट में। ये पिलीज क्या मदद कर, फंक्शन क्या है इनकी? अटैचमेंट में हेल्प करना। जब भी प्रोकैरियोटिक सेल्स को किसी चीज के साथ अटैचमेंट करनी होती है, ये पिली इसमें हेल्प करती है। ओके, तो मूवमेंट कराने में मदद करती है फ्लैजिला, और पिली इसको अटैचमेंट देने में हेल्प करती है। इसके बाद सेल वॉल है इसमें, जैसे यहां पर ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। सेल वॉल हमने इसके सेल वॉल है इसमें, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल की जो कंपोजिशन है इसमें सेल वॉल है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल है बेटा। क्या है? बैक्टीरियल सेल वॉल है। ये सेल वॉल प्रोटेक्शन करता है। इसकी काम क्या है? ये प्रोटेक्शन करती है। ये सेल वॉल प्रोटेक्शन करता है सेल को। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखोगे। ये मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हर किसी सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी सेल में होता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर। इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसके बहुत सारे फंक्शंस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस है। इसके बाद जो खाली जगह रहते हैं, जो यहां पर ये खाली एरिया है आपके एम्प्टी, ये साइटोप्लाज्म है। क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। खाली खाली जगह है यहां सेल में। इस सारे स्पेस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो भी ये सारी स्पेस है, साइटोप्लाज्म भी हर किसी सेल में मिलेगा, प्लांट सेल हो या एनिमल। दैट मीन्स इट इज आल्सो यूनिवर्सल। ये भी यूनिवर्सल है साइटोप्लाज्म भी। इसके बाद बीच में से ये वाला एरिया जो है ये न्यूक्लियोइड है। क्या है बेटा? न्यूक्लियोइड। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोइड है। याद रखना ये न्यूक्लियस नहीं है। इस न्यूक्लियोइड में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। जो ये न्यूक्लियोइड है इसी में डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको हम डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं भी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर इस सेल में कुछ डॉट्स देखने को मिलेंगे। यहां पर ये जो डॉट्स है ये राइबोसोम्स है। ये क्या है बेटा? ये राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स ही प्रोटेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं। इस तरह हम ये ही कहेंगे इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर सिंपल है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर सिंपल सी है। इसमें हमने कहा फ्लैजिला है, इसमें हमने कहा पिली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, न्यूक्लियोइड है और राइबोसोम्स है। नाउ वी गो टुवर्ड्स द यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स की जानिब जाएंगे और इसकी कंपोजिशन की हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की हम बात करेंगे इसकी। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन फॉर व्हाट? यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन किस तरह का होता है यहां पर आप देख सकते हो। अगर माइक्रोस्कोप पे जाओगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपको मिल पाए। हर किसी सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। अगर हम किसी भी सेल की बात करेंगे तो हर किसी सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद खाली जगह है, इसको साइटोप्लाज्म आप कहते हो।
क्या कहते हो बेटा? साइटोप्लाज्म। ये जो खाली यहां पर एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म है, जैसे हमने ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी कहा कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और इसमें ओके बेटा। तो इसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो इसके बाद तो न्यूक्लियस होता है। अगर हम आगे और जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? न्यूक्लियस। इनके बिटवीन न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक रोप जैसी, लेकिन ये रफ एंड टफ है थोड़ी सी। तो इनके बीच में ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर है। इसके बाद न्यूक्लियस के आसपास अगर आप देखोगे, न्यूक्लियस के आसपास देखोगे तो आपको गोल्जी बॉडीज देखने को मिल पाएंगी। इस स्ट्रक्चर की गोल्जी बॉडीज देखने को मिल पाएंगे। ये तीनों चीजें एक दूसरे के आसपास रहते हैं। तीनों चीजें एक दूसरे के आसपास रहते हैं क्योंकि उनकी फंक्शन जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये एक दूसरे से क्लोज होते हैं। इनको ही हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हम कहते हैं। इसके बाद सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ये वाली स्ट्रक्चर जो देखने को मिल पा रही है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी क्वांटिटी वेरी करता है अलग अलग सेल में। इसकी क्वांटिटी माइटोकॉन्ड्रिया का वेरी करता है। इसके बाद आपको डॉट स्ट्रक्चर लाइक मिलेंगे, डॉट्स जो मिलेंगे यहां पर। तो ये डॉट्स क्या है बेटे? इनकी अलग अलग लेवलिंग होती है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सेल के लिए। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस को हम मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है यूकारियोटिक सेल में। इसके अलावा अगर हम टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा सेल वॉल भी होता है। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट ऑन प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें बेटा? प्लांट सेल में ही। नाउ वी गो फॉरवर्ड। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। जब हम आगे जाएंगे तो हमें और स्ट्रक्चर बात जब होगी तो टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर प्लांट सेल की जानिब जाएंगे। प्लांट सेल जो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका आ रहा है प्लांट सेल का। जो प्लांट सेल है इट इज आल्सो एन यूकैरियोटिक सेल। ये होती है प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है और इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग, जिसमें होते हैं वैक्यूल्स। इसमें होते हैं क्या क्या होते हैं मैं यहाँ पर लिख कर रखता हूँ। वैक्यूल्स होते हैं एंड यहाँ पर आप देख रहे हो वैक्यूल्स है इसमें प्लास्टिड्स एंड वन मोर इज दैट इज सेल वॉल। ओके। जैसे कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही है, इसीलिए इसके साथ साथ जो सेल वॉल भी होता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि सेल वॉल हर किसी में नहीं होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ किस में है? प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। जहां कहीं पर सेल वॉल है इसकी फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। देखिए यहां पर ये सेल वॉल है तो ये इसकी फंक्शन क्या है?
प्रोटेक्शन करना इस प्लांट सेल की, इसके बाद इसमें फूड स्टोर करने के लिए और एक स्ट्रक्चर है, इसको वैक्यूल कहते हैं, जो यहां पर फूड स्टोर होता है इन वैक्यूल्स में। इनफैक्ट प्लांट सेल में 80% वॉल्यूम जो है इट कैन ऑक्यूपाई बाय वैक्यूल। सिमिलरली इसके बाद एक न्यूक्लियस यहां पर है, ये लीजिए। इसी तरह एक न्यूक्लियस होता है, हर यूकेरियोटिक सेल में होता है। इसके बाद न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने इससे पहले भी कहा कि ये चीजें एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, और गोल्जी बॉडीज होंगे इसके साथ, और गोल्जी बॉडीज होंगे, एक ही जगह पे ये पाए जाएंगे। और जब हम आगे जाते हैं प्लांट सेल में, जब हम आगे जाते हैं तो लेकिन जो प्लांट सेल में एक खास स्ट्रक्चर होती है वो है क्लोरोप्लास्ट, दैट इज वो क्लोरोप्लास्ट है, या हम इसको प्लास्टिड्स भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक अहम स्ट्रक्चर है, इसमें किसी किसी में और किसी किसी में ये कलरफुल होता है ये क्लोरोप्लास्ट, और किसी किसी में कलरलेस होता है। जैसा भी हो इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते। ब्रॉडर टर्म में इसी क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिड कहते हैं, ब्रॉडर टर्म में इसी को प्लास्टिड कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसमें। क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो इसमें है ये क्या करता है, जो एनर्जी बनाता है सेल के लिए। प्लांट सेल है तो यूकेरियोटिक, लेकिन इसमें एडिशन है सेल वॉल, वैक्यूल और प्लास्टिड्स की। अगर उनकी फंक्शन की बात करें तो वैक्यूल जो है, जो ये वैक्यूल्स है, ये स्टोरेज ऑर्गन है। क्या है बेटा? वैक्यूल स्टोरेज ऑर्गन है। स्टोरेज ऑर्गन है ये प्लांट में हर तरह की चीजों को स्टोर करता है वैक्यूल। इसी तरह प्लास्टिड्स, यहां हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। प्लास्टिड्स दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स है हमारे पास। एक है ल्यूकोप्लास्टिड्स, वन इज ल्यूकोप्लास्टिड्स, and the next one is leucoplastids, and number 2 is chromoplastid. Leucoplastid and chromoplastid. ल्यूकोप्लास्टिड ये जो ल्यूकोप्लास्टिड है ये कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्टिड कलरलेस होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है। ये ल्यूकोप्लास्टिड हमारे न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा। और जो क्रोमोप्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्टिड इसमें पिगमेंट्स होते हैं कलर के, जैसे कि डाइज होते हैं, जो डाइज मार्केट में, इनमें नेचुरल डाइज होते हैं जिनको हम पिगमेंट कहते हैं, और ये अलग अलग कलर के होते हैं। इन्हीं की वजह से हमें अलग अलग रंग के फूल दिखते हैं। इसके अलावा और एक प्लास्टिड है जो ग्रीन कलर से ही मशहूर है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसको स्पेशल दिया गया है, ये कंटेन करता है एक स्पेशल पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ओके। क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा प्लांट में, तो ये कुछ मॉडिफिकेशन से
प्लांट सेल के कुछ मॉडिफिकेशन थे जो हमने यहां पर डिस्कस किए कि प्लांट सेल में क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल में क्या क्या होता है। एनिमल सेल की बात होगी तो बेटा, जब एनिमल सेल की बात होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे तो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं है, नो सेल वॉल, नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं मिलेगा। इसमें प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं, नो प्लास्टिड्स। ओके, इसमें प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट, इसी तरह वैक्यूल्स भी न देखने के बराबर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल्स, इंडेफिनिट या एब्सेंट ही हम कहेंगे, एब्सेंट वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स होते ही नहीं है। लेकिन एनिमल सेल में एक अच्छी चीज होती है, लाइसोसोम। क्या होता है बेटा? लाइसोसोम्स होते हैं एनिमल सेल में, लाइसोसोम ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है और इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। जो लाइसोसोम है इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये सेल की डिब्रिज को रिमूव करता है। ये प्लांट सेल में बहुत कम होता है लाइसोसोम। तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल भी होता है, जो एनिमल सेल है इसमें सेंट्रियोल भी होता है। यह प्रोटीन का बना होता है। जो सेंट्रियोल है इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, यह सेल डिवीजन में मदद करता है। एनिमल सेल इज आल्सो यूकेरियोटिक सेल, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है, ना ही वैक्यूल है। लाइसोसोम इसमें एबेंडेंट होते हैं और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाट मेक्स आवर सेल। जो हमारी सेल है इसको कौन सी चीज तैयार करती है। थोड़ा सा हम डिटेल में इसके हवाले से बात करेंगे कि हमारी जो सेल है इसको कौन तैयार करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स आवर सेल। हमारी सेल जो है ये कौन बनाता है और कैसे ये बन जाती है हमारी। जब हम बात करते हैं व्हाट मेक्स आवर सेल इज मेड अप ऑफ, जो हमारी सेल है ये बनी हुई होती है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया, साइटोप्लाज्म इसमें होता है और सेल ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनल्स। पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हम बात करेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे सेल में, इसके हवाले से बात करेंगे। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे थ्योरीज आए पहले। लेटर बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स का बना हुआ है, या हम कहेंगे ये फैटी कंपाउंड है, लिपिड्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए हैं और प्रोटीन से बने हुए हैं। फिर कहा गया चलो ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का बना है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट किस तरह की है,
इस पर बहुत सारी थ्योरीज बने, बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत सारे थ्योरीज आए, और लेटर एक थ्योरी आई जिसको हर किसी ने एक्सेप्ट किया। इसका नाम था फ्लूइड मोसैक मॉडल। फ्लूइड मोसैक मॉडल ने, इसका नाम था फ्लूइड मोसैक मॉडल। ये दो स्टूडेंट्स ने प्रपोज किया था। ये मॉडल दो स्टूडेंट्स ने प्रपोज किया था जिनका नाम था निकोलसन और सिंगर। इनका कहना था हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक समंदर की तरह है और इसमें प्रोटीन फ्लोट कर रहा है, जिसमें जैसे समंदर में लहरें फ्लोट कर रहे हैं, जो पानी फ्लोट कर रहा है, तो इसी तरह प्रोटीन इसमें फ्लोट हो रहा है, आइसबर्ग की तरह ये फ्लोट हो रहा है। इस तरह हमारे बॉडी में लिपिड्स का एक समंदर बना हुआ है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जो फ्लूइड मोसैक मॉडल ने जो एक स्ट्रक्चर हमें दी थी, उसने कहा कि जो हमारे फैट्स है ये इस तरह के हैं। टू लेयर्स, उसने कहा ये 2 लेयर्स का है फैट। ओके, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें इसने कहा इसमें लिपिड लेयर है। क्या है ये दोनों? लिपिड लेयर्स इसने कहे। और इसने कहा यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें प्रोटीन भी है कुछ इस तरह, बीच बीच में प्रोटीन कुछ इस तरह, कहीं पर यहां पर भी और कहीं पर यहां पर भी प्रोटीन है। तो इसने कहा कि इसमें प्रोटीन भी है। इसी तरह इसने कहा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्कोप से आए। कहा कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी है। इस तरह हमारे बॉडी में लिपिड्स का एक समंदर बना हुआ है। These are all lipid molecules। ये सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स है। लिपिड मॉलिक्यूल्स का एक ही लेयर नहीं है, इसके 2 लेयर्स है, 1 एंड 2 लेयर, एक ऊपर और एक नीचे। अगेन मैं कहता हूं, अगर किसी को लिपिड समझ नहीं आ रहा है, वो ये समझे कुछ फैटी कंपाउंड्स होते हैं, ये कुछ फैटी कंपाउंड्स होते हैं, तो उसको समझ में याद रहेगा। तो ये इस लिपिड मॉलिक्यूल के समंदर, इस लिपिड मॉलिक्यूल के समंदर, उसने इस लिपिड मॉलिक्यूल को समंदर कहा। क्या कहा? और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी फ्लोट करते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हमने यहां पर दिखाए, प्रोटीन मॉलिक्यूल से फ्लोट करते हैं। एक मॉलिक्यूल अगर यहां पर है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर अगर एक है तो यहां पर और एक है। सो दे आर प्रेजेंट लाइक आइसबर्ग। ये एक आइसबर्ग की तरह प्रेजेंट होते हैं, रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट कुछ प्रोटीन एक ही लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, वो 1 से लेकर 2% में ही होता है। या तो वो प्रोटीन से अटैच रहते हैं या लिपिड से, या तो प्रोटीन से अटैच रहते हैं, या तो यहां पर हमने देखा लिपिड से, या तो यहां पर प्रोटीन से अटैच रहते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोसैक मॉडल. It was proposed by 2 scientists, namely
Singer and Nicholson. So our plasma is made up of protein, carbohydrates and lipids. अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, हम बात करेंगे यहां पर, अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, हम बात करेंगे यहां पर इन ऑर्गेनेल्स की